गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं रितु। वी आर लाइव नाउ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ फिलर फॉर्म पे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो रोहित, तनुजा एंड साहिन, सबको गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और एक बार जब वीडियो स्टार्ट हो जाए तो आप लोग बताते चलिए कि आपको मेरी वीडियो और वॉइस सही से आ रही है या नहीं। एक बार आप लोग क्लियर कर देना कि मेरी वीडियो और वॉइस सही आ रही है या नहीं आप लोगों को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। वॉइस क्लियर हो तो एक बार आप लोग प्लीज ओके कर देना। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है। ओके ठीक है, वॉइस क्लियर है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी का एक वार्म वेलकम है आपका फिल फॉर्म पे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए मेरे से ताकि आज की क्लास हम स्टार्ट करें। चलिए, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फिल द फॉर्म जो हमारा है चैनल, इसमें आपको इंस्टाग्राम चैनल हमारा है, उस पे आप सभी लोग जाके ज्वाइन होइए और आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिनको जैसे रिक्वायर हो आप वैसे करिए और टेलीग्राम चैनल को बहुत ज़रूर आप उसको करिए क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ही वेडनेसडे को में भी हम गूगल मीट करना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग की जो भी क्यूरी हो, जो भी जानना चाहते हो, वहाँ पे हम आपसे बात करेंगे। ठीक है? अभी बात होगी सब। और लेकिन इससे पहले इसीलिए मैं आप लोग को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप लोग कनेक्ट होते जाइए। आपकी जो भी क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं होता है कि हम ऑनलाइन आपको वो कर सकें, तो वहाँ पे जब हम गूगल मीट करेंगे तो हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी और जो भी नोट्स वगैरह है, हर चीज़ की जो आपकी जानकारी है वहाँ पर हम आपको देंगे और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जो हमारी सी टेट और एच टेट की बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसका टाइम शेड्यूल किया गया है। ये 9 AM से स्टार्ट हो रही है, तो 9 AM से आपकी सोशल स्टडी हो रही है, मैथ्स की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है और 3 PM सीडीपी यानी रितु मैं आपकी सीडीपी की क्लास लेती हूँ और 6 PM सोनाली मैम क्लास ले रही हैं ईवीएस की और आरती मैम हिंदी की क्लास ले रही हैं। टॉपिक तो मेरे बहुत सारे हो चुके हैं, लगभग मैंने सारे टॉपिक करा दिए हैं, बट आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे ही मैं एमसीक्यू भी करा रही हूँ तो एमसीक्यू में आपके सारी चीज़ों को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे क्लासेस की, तो जो आप क्लासेस आपकी नहीं देख पाए हैं, छूट गई है, आप जाके दे सकते हैं। और टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे मेरे सारे क्लासेस की लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं कोई चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फ्री टू आस्क मी। ओके, आप सब कुछ पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है क्या नहीं। तो मेरे जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होंगे तो एक रिवीजन सेशन चलाएंगे जिसमें जल्दी जल्दी हम उन चीज़ों को कंप्लीट करा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है, ये फ्री है और इसमें आपको कोई चार्ज नहीं करना है। तो ये जो सीडीपी है आपकी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए है। तो एक बार आप लोग का सिलेबस मैं बता देना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट हमारा था वो चाइल्ड डेवलपमेंट से शुरू हुआ था चैप्टर। उसके अंतर्गत आपके 22 चैप्टर्स हैं पूरे। ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने करा दिया और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके उससे और भी आते हैं जैसे शिक्षा नीति वगैरह से, इन सब भी टॉपिक को मैं कराऊंगी, इसलिए अभी ये टॉपिक मैंने नहीं कराया। बाकी जो आपके पेपर में है मैंने उसको ले लिया है कराने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे कैसे चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो ये भी एक चैप्टर आपका इसमें है जो आप एग्ज़ाम सीटेट सीडीपी में जो सीटेट के लिए और एचटेट के लिए बच्चे दे रहे हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपको क्लास कराने वाली हूँ कि बच्चों में सोचना और सीखना किस तरह से होता है, बच्चे कैसे और सोचते और सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों की दुनिया कह सकते हैं बिल्कुल इमेजिनरी होती है, हर चीज़ों को पहले इमेजिन करते हैं। जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं तो काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, हर तरीके से सीखते हैं। इसमें अगर हम नाम लें तो जीन पियाजे जी का जो संज्ञानात्मक विकास है वो हर क्षेत्र में, हर तरह से बच्चे के एक डेवलपमेंट पे जो उन्होंने थ्योरी दी थी, ये हर क्षेत्र में जाके आपको यूज़फुल होता है। इसलिए इस पे इनके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज मैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। मैंने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा दिया है, बट ये आपको भाषा विकास हो, डेवलपमेंट हो या लर्निंग हो, हर क्षेत्र में इनको आपको पढ़ना है, आपको जानना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, जब वो छोटे होते हैं तब कैसे सीखते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं तब कैसे सीखते हैं। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। अभी तक हमने मोटिवेशन पढ़ लिया है। अब आप लोग बताइए कि अभी तक के पीछे के टॉपिक में हमने क्या-क्या पढ़ा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको टॉपिक याद है या नहीं। ये तो मैं बताते जा रही हूँ। आपको क्या पता है कि अभी तक जो आप जब से आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं, अभी तो पिछली मेरी 2 क्लासेस हुई थी, उसमें आपने क्या पढ़ा है? तो जल्दी आंसर करिए आप सब। जैसे आप टॉपिक बताएँगे आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, ये टॉपिक है, और आप कोई ना कोई बुक या सोर्स लेकर ही पढ़ रहे होंगे, तो आपको ही पता होगा कि ये सब टॉपिक्स आते हैं और इन्हीं सबों से हमारे पेडागोजी सेक्शन भी बनते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं। अगर सीडीपी का पूरा क्लास आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको पूरी सीडीपी समझ में भी आएगी और आपके अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको काम आएगा, क्योंकि पेडागोजी हर सेक्शन में आपकी आती है, तो ये सीडीपी बेस्ड ही होती है जो आपकी पेडागोजी सेक्शन से पूछी जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप सीडीपी की हर एक क्लास को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चन को उतनी ईज़िली नहीं कर पाएँगे। इसीलिए मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम भी होती है कि उनको सीडीपी समझ में नहीं आता है। तो शॉर्टकट मेथड मत यूज़ करिए। अभी आपके पास टाइम है तो पूरी पढ़ाई को पूरे मौके को पूरी तरह से यूज़ करिए। लीजिए, हर एक टॉपिक को समझिए। जब समझ के आप करेंगे किसी भी प्रश्न को, तो आपकी क्लास हो जाएगी। गुड आफ्टरनून राम परवेश, सोनम, सुनीता, गुड आफ्टरनून। मैथ और सोशल साइंस की क्लास आपकी 9 बजे सोशल साइंस की क्लास चल रही है, ठीक है? वर्षा मैम ले रही हैं। और 10 बजे चंद्रशेखर सर मैथ की क्लास ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके क्लासेस को ले सकती हैं। लाइव क्लासेस होती हैं ये दोनों। ठीक है सोनम? तो अभी हमने पीछे के 2 टॉपिक पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे? अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी जो पढ़ा था, लर्निंग में मोटिवेशन पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी संज्ञान और संवेग को पढ़ा। तो आज जो उसके बाद का हमारा टॉपिक है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, बच्चे कैसे सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों के सोचने, समझने, सीखने की, तो जब बच्चे बहुत छोटे होते तो सबसे पहले वो किस चीज़ से देखना और सोचना, सीखना शुरू करेंगे? आप बताइए कि छोटे बच्चे क्या देखकर क्या चीज़ सीखते हैं और कैसे सीखते हैं? आंसर करिए। आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, पिछले टॉपिक को भी नहीं बताया आप लोगों ने कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। तो मैंने बता दिया कि अभी जो लास्ट 2 क्लासेस मेरी हुई थी वो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा पढ़ा था। उसके बाद हमने संज्ञान और संवेग को पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते समझते हैं। गुड आफ्टरनून कुंदन। तो बताइए कि जो बच्चे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं, किसी चीज़ को कैसे अपने अंदर लर्न करते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एडॉप्ट करते हैं अपने अंदर।
तो इसको मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? अगर आप शिक्षक बनने के लिए इतने उत्साहित हैं, प्रेरित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे बच्चे पहले कैसे थिंक करते हैं, कैसे सोचते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब आप उनको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी मज़ा आता है, आप भी चीज़ों को समझते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें सीखते हैं, इस तरह से देखते सीखते हैं। तो जब भी हम प्राइमरी लेवल की बात करें, तो छोटे क्लासेस में पहले के जो लोग पढ़ाते थे और अब में जो पढ़ाई होती, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस हो गया है। पहले एलकेजी, यूकेजी अगर हम बात करें बहुत समय पहले यानी जब हम लोग पढ़ते थे, अपनी मैं बात करती हूँ, तो एलकेजी, यूकेजी की बात नहीं होती थी, हम लोग सीधे नर्सरी से सीधे फर्स्ट में जाते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, सोनम ने जो आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है कि पहले हम देखते हैं यानी अनुकरण द्वारा, अपने सेंसेस द्वारा हम चीज़ों को पहले देखते हैं, देख के ही फिर हम सीखना समझने की कोशिश करते हैं। तो सोनम ने जो उत्तर दिया बहुत अच्छा दिया और अच्छा लगा कि आप लोग पहले चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें उत्तर किस तरह के करने हैं। तो प्रश्न भी आपसे ऐसे ही पूछे जाएँगे, आपकी थिंकिंग बेस पे ही पूछे जाएँगे कि आप क्या सोचते हैं और आप कैसे सोचते हैं कि बच्चे क्या सोचेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चे कल्पना के आधार पे कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले हम कहें कि बच्चे पहले क्या करते हैं अपने सेंसेस की यूज़ करते हैं, अपने आँखों नाक, मुँह मतलब जो चीज़ें इन्हें प्रत्यक्ष होती हैं उनको देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, उस तरह से सोचते हैं। फिर धीरे-धीरे उनकी थिंकिंग बढ़ती है तो वो काल्पनिक रूपों से इमेज करने लगते हैं, हर चीज़ों को देखना, समझना, हर चीज़ की कोशिश करते हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे द बेसिस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन कि बच्चों में सोचने की प्रक्रिया का क्या आधार होता है, वो किस-किस तरीकों से सोचते हैं। अनुकरण, हाँ, बिल्कुल सही बात बोला। अनुकरण भी हम कहेंगे कि जब 2 इयर्स 1 ईयर के अबव जब बच्चे जाते हैं तो अनुकरण सबसे पहले तो वो अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी भी वो अनुकरण द्वारा नहीं अपनी जो इंद्रिय शक्तियाँ कहते हैं हम पियाजे जी ने भी बोला कि जो 0 टू 2 ईयर होता है, बच्चे अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा छूकर जो चीज़ें वो महसूस करते हैं, देखते हैं, उसके द्वारा वो चीज़ें सीखते हैं। कुछ सहज प्रतिक्रियाएँ होती हैं जो उनके जन्म के साथ ही होती हैं, फिर वो धीरे-धीरे जब अपने एनवायरनमेंट से कहेंगे एडजस्ट होने लगते हैं, एडॉप्ट करने लगते हैं चीज़ें, फिर वो उनके अंदर अनुकरण आता है और उसके बाद वो देखकर चीज़ों को सीखना प्रारंभ करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि हमको जब बच्चे को जब हम बेसिकली जब हम छोटे लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें देखना होता है कि बच्चे स्टार्टिंग से कैसे सीखते आ रहे हैं और आगे चलकर वो किस तरह से सीखेंगे। तो अब बच्चों की सोच को सुधारने का सुझाव कि बच्चे को सही हम उनकी सोचने की थिंकिंग को कैसे सही दिशा दें, इसको आज पढ़ेंगे और बच्चों में स्कूल में सफलता प्राप्त करते हैं या वो विफल क्यों होते हैं, इन सब कारणों को आज हम समझेंगे। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि थिंकिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। यह कहना सही नहीं होगा कि एक बच्चा केवल स्कूल में ही सीखता है, बिल्कुल सही बात है। ये बच्चा जब से पैदा होता है वो अपने माता-पिता से सीखता है, घर परिवार से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, हर तरह के लोगों से सीखता है। उसके जो सीखने का अगर हम दायरा कहें तो केवल स्कूल नहीं है कि हम उसको स्कूल के द्वारा ही कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है? वास्तविकता यह है कि एक बच्चा किसी से भी सीखता है। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा है वो किसी चीज़ से भी सीख सकता है। वो पर्टिकुलर अगर हम किसी चीज़ को लेकर बोले तो वो किसी एक चीज़ से नहीं सीखता है, वो हर चीज़ों से सीखता है। ठीक है? फिर बात अगर कहा जाए कि या वह जिस चीज़ के साथ बातचीत करता है, छोटे बच्चे ज़्यादातर अहम केंद्रित होते हैं, जो प्याजे जी ने बोला कि जो 2 टू 4 ईयर होता है बच्चों का, वो चीज़ों से, खिलौनों से आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो उनसे ज़्यादा बातें करते हैं, सीखने अकेले टॉक करते हैं, बात करते हैं, यानी वो अ, उनसे ही अपनी इमेजिनरी चीज़ों को बात करना, उनको लाइव समझते हैं, हर चीज़ों को लगता है कि वो फ़ील करते हैं, उस तरह बात करते हैं। बच्चा पैदा होने के समय से ही सीखना शुरू कर देता है। बाहरी दुनिया के साथ बातचीत उस समय से शुरू होती है जब वह इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को समझने लगता है। यानी फर्स्टली उसने अपने इंद्रियों का उपयोग किया, फिर उन चीज़ों को जब उसने छुआ, देखा, महसूस किया, फिर उसके बाद उससे सीखना प्रारंभ हुआ।
और उसके बाद बच्चा धीरे-धीरे उन चीज़ों को पहचानने लगता है। एक बच्चा स्कूल जाने से पहले बाहरी दुनिया के साथ और परिवार के साथ भी बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल सही बात जो कही गई यहाँ पे कि बाहरी दुनिया से अटैच होने से पहले बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, फिर अपने परिवार से, फिर धीरे-धीरे दूसरे लोगों से सीखता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राम परवेश जी, परिवार से। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार सीखने और विकास की जो 4 अलग-अलग स्टेजेस बताई गई, उसके द्वारा जो पियाजे जी बात करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो फर्स्ट जो उन्होंने स्टेज बताई थी, वो क्या बताई थी? सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? इंद्रियगामक स्थिति। इंद्रियगामक से तो आप लोग पहले ही समझ गए होंगे। हाँ, 0 टू 2 ईयर होती है ये सेंसरी मोटर। सेंसरी यानी हमारी इंद्रियाँ। सबसे पहले बच्चे क्या हमारे आँख से, मुँह से देखना, ये जो क्रियाएँ होती हैं, इसके द्वारा ही वो अपने समाज को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ उनमें 1 टू 4th मंथ जो होती हैं, कुछ उनमें सहज प्रतिक्रियाएँ होती हैं, जैसे चूसना, खींचना, ये चीज़ें होती हैं। ये जो क्रियाएँ होती हैं, इनके साथ जन्म से ही स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे नेपल दूध बॉटल पीना, खींचना, अंगूठा चूसना, ये सब जो क्रियाएँ सहज प्रतिक्रियाएँ हो जाती हैं। जब 1 टू 4th मंथ में जाते हैं तो स्टार्टिंग में बच्चे अपने शरीर पे आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, वो दूसरे चीज़ों को अपने बॉडी को सँभालते हैं, सर बहुत हिलता है, धीरे-धीरे वो उसको एडजस्ट करना सीखते हैं, हाथ-पैर फेंकना स्टार्ट करते हैं। फिर 1 टू 4th मंथ में जब जाते हैं तो बच्चे स्क्रॉल करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, दूसरों को देखना, मतलब इस तरह के रिस्पॉन्सेज़ उनके होने लगते हैं, यानी यहाँ पे उनके मोटर्स एक्टिव हो जाते हैं, यानी मोटर्स यानी उनकी मांसपेशियाँ, गतियाँ, उनके हाथ-पैर जो होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो उनके द्वारा किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, उठाना, हँसना, बोलना, मतलब ये जो क्रियाएँ मतलब उनके इंद्रियों से और उनके शारीरिक गतिविधियों द्वारा वो चीज़ों को सीखते और करते हैं। यही बात इनकी बर्थ टू 2 ईयर में यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में कही गई इंद्रियजन्य गामक अवस्था। तो इसमें जो बच्चे होते हैं, कुछ इनके बेसिकली जो कुछ विशेषताएँ बताई गई, उन्हीं विशेषताओं के आधार पे ये प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं कि वस्तु स्थायित्व का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस एज में होता है? तो ये जो आता है कि ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, यानी जो वस्तु स्थायित्व जो चीज़ें उनके सामने होती हैं, बच्चा उन्हीं चीज़ों को महसूस करता है, देखता है। जो चीज़ें उनके सामने नहीं होती हैं, वो उनका अस्तित्व को नहीं समझता है। लेकिन जहाँ वो 12 टू 18 मंथ के एज में जाता है, वो चीज़ों को समझने भी लगता है कि हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं और ये नहीं भी दिख रही हैं, तो ये चीज़ें हमारे सामने है। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो कहते हैं, वस्तु स्थायित्व का गुण पनपता है। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेज अगर हम कहें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 2 टू 7 ईयर क्या होता है, उसका जो दायरा, सामाजिक दायरा अगर हम कहें तो वो बढ़ जाता है। उसके माता-पिता से थोड़ा-सा हट के वो क्या होता है, बाहरी लोगों से भी इन्वॉल्व होने लगता है। इस एज में बच्चा क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, उधर जाने लगता है। उन लोगों की तरफ कहें तो रिएक्ट होने लगता है, रिएक्शन देने लगता है, ठीक है ना? तो इस एज में क्या करता है बच्चा, सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक रूपों से चीज़ों को देखता है, समझने लगता है। अगर हम कहें जैसे बच्चे आपको छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो घोड़े को देखा तो उन्होंने झाड़ू ले लिया, ब्रूम को क्या किया, एज़ अ हॉर्स बनाकर खेलने लगते हैं, यानी सिंबॉलिक चीज़ों को अपनी तरफ प्रेज़ेंट करने लगते हैं। बच्चे अपने आपने देखा होगा छोटे बच्चे पापा के ऊपर बैठ जाते हैं और उन्हें घोड़ा बना के वो करने लगते हैं, यानी संकेतों को जो देखते हैं वो किसी न किसी रूप में उसको परिवर्तित करके उसको सीखने और देखने की कोशिश करते हैं। ये स्टेजेस मतलब बचपन वाली जो अवस्था कही जाएगी, बच्चे सिंबॉलिक सोचने लगते हैं, सांकेतिक रूपों से चीज़ों को प्रेज़ेंट करते हैं और उसको देखना शुरू करते हैं। इस एज में बच्चों में आत्म केंद्रिता, अहम केंद्रिता की जो भावना, पियाजे जी ने कहा कि अहम केंद्रिता की भावना बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे अकेले बात करते हैं, अकेले रहना, कार्टून देखना, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। वो अपने खिलौनों से बातें करते हैं, उन्हें लिविंग मतलब अपने जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उनके साथ शेयर करना उन्हें अच्छा लगता है। वो जो भी कुछ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पेरेंट्स से भी ज़्यादा अटेंशन पाना चाहते हैं कि वो मुझे ही प्यार करें। अक्सर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होने लगते हैं, तो वो माँ की गोद में रहते हैं। अगर माँ किसी दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करने लगती है, तो उनके अंदर जो भावना आती है, वो क्या आने लगती है?
कि वो थोड़े से क्या है, इनसिक्योर फ़ील करने लगते हैं कि नहीं, मेरी माँ है तो सिर्फ़ मुझसे ही प्यार करे। तो ये इनकी अहम केंद्रिता की भावना होती है कि उनके अंदर जो होता है सब कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लाभ से, अपनी ही सोच को ज़्यादा डेवलप करते हैं। दूसरी बात कहें कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में जब वो थोड़े और समझदार होते हैं, क्योंकि ये 2 टू 7 ईयर का एज होता है, तो इसमें बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में अंतर समझने लगते हैं, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में वो नहीं समझते हैं। ठीक है? और डिफ़िकल्ट कंज़र्वेशन, अगर हम किसी बच्चे को 2 साइज़ की बॉटल में अगर पानी भर के दें, तो जो बड़ी वाली बॉटल होगी और जो छोटी वाली बॉटल होगी, सेम क्वांटिटी भी रहेगी, तो बच्चा क्या बोलेगा कि बड़ी वाली बॉटल में जो पानी है उसी में ज़्यादा है। वो उसके वॉल्यूम और उसके क्षेत्र को नहीं कंज़र्वेशन यानी वर्गीकरण नहीं कर पाएगा। वो जो चीज़ ज़्यादा देखेगा, बड़ा देखेगा, वो उसी चीज़ को समझ पाएगा। सिंपल सी जो काउंटिंग होगी उसको कर लेगा 1 टू 10, 12, बट रिवर्स काउंटिंग अगर बोलेंगे तो वो उतनी फॉरवर्डिंग नहीं कर पाएगा। यानी जो गणना का कह सके, जो सिंपल चीज़ें वो करना जल्दी आसानी से कर लेगा, लेकिन डिफ़िकल्ट जो लेवल आएगा वो इन सब चीज़ों को इस एज में नहीं कर पाएगा। किस एज में नहीं कर पाएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष होती है। हाँ, बिल्कुल सही। ज्वेलसी की भावना यानी ईर्ष्या की भावना भी होगी, बट वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए करेगा कि उसको जो चीज़ है खुद के लिए चाहिए। कोई गिफ्ट है, खिलौना है, प्यार है, अटेंशन है, हर चीज़ के लिए वो अपने ऊपर निर्भर करेगा। हर चीज़ को ज़्यादातर आपने छोटे बच्चों को कोई चीज़ कहा होगा, जिस चीज़ के लिए आप मना करते होंगे, वो उस चीज़ को ज़रूर करते होंगे। मतलब उनका जो रिएक्शन होता है ना के लिए होता है, कि जो कुछ करना है मेरे लिए होना है, मैं जो सोचता हूँ हर चीज़ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने लगता है। तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 टू 7 ईयर होती है। ठीक है? नेक्स्ट जो उनका स्टेज आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त जैसे जो चीजें वो खुद देख रहा है, महसूस कर रहा है, छू रहा है, उन चीजों को वो समझने लगता है, बेहतर गणना करने लगता है, तार्किक रूपों से किसी चीज को सोचने लगता है। अगर हम कोई वस्तु बच्चे के सामने उसे देते हैं और उसकी विशेषता गुण को बताने के लिए कहते हैं, तो बच्चा बता सकता है। और जैसे मैंने बताया कि प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा क्या करता है कि वो इस क्वांटिटी को नहीं समझ पाता कि ये दोनों लेवल बराबर है, लेकिन इस एज में जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में जानता है बच्चा कि ये केवल बॉटल की साइज बड़ी और छोटी है, यानी कि वॉल्यूम और इसका क्षेत्र जो है वो अलग है, बट जो क्वांटिटी है वो सेम है। यानी कि वो वर्गीकरण का जो उसका संप्रत्यय होता है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से वो समझ जाता है। ठीक है? तो ये चीजें उसके मतलब कहेंगे क्लासिफिकेशन कंजर्वेशन का जो गुण होता है इस एज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो 7 टू 11 ईयर होती है, इसमें वो पूरी तरह से उसको सीख लेता है। जैसे अगर बच्चे को हम कोई गणना उसके सामने देते हैं, कैंडीज को या कुछ बॉल्स को दे दे कि इसको आप कैलकुलेट करके बताओ, तो वो चीजें वो फटाफट करके आपको बता देगा, रिवर्स काउंटिंग भी कर लेगा। आपकी साइज़ और पता चल जाएगा उसे कि साइज़ या आकार चेंज होने पे जो क्वांटिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है? और वो क्या करेगा कि जो अहम केंद्रिता की भावना, जो सेल्फ अपने ऊपर रहता था कि जो है सब मेरे लिए है, ज्वेलसी जो भी आप बोल सके, वो सब चीज़ें जो है ये चीज़ें उसके अंदर अहम केंद्रिता की भावना कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाके समाप्त हो जाती है। यानी वो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होने लगता है, अपने समाज की तरफ आकर्षित होने लगता है, उसके अंदर इमोशंस जाग जाते हैं, भावनाएँ जो होती हैं वो जाग जाती हैं, कंज़र्वेशन उनके अंदर आ जाता है, वर्गीकरण, यानी कि आप पत्तियों का एक समूह ले लो, उसको अगर डिफाइन करने के लिए, बाँटने के लिए बोलो तो वो अच्छे से बाँट लेगा। डिफरेंट शेप्स तो वो डिफरेंट शेप को भी अलग कर देगा, ट्रायंगल्स को एक तरफ, स्क्वायर को एक तरफ। यानी जो वर्गीकरण का उनका कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल, तार्किक रूप से जो उनके सामने जो चीज़ें उनके सामने प्रेज़ेंट की जाएगी वो उनको आराम से हल कर लेगा। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस एज में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कंज़र्वेशन जो होता है, वो किस एज में डेवलप हो जाता है? तो वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और दूसरी जो बात पूछी जाती है कि बच्चे जो तार्किक रूप से, मूर्त रूप से जो सोचने लगते हैं चीज़ों को, वो किस एज में सोचते हैं? तो ये भी हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। और जो इसका ईयर अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है किस वर्ष से किस वर्ष तक स्टार्ट होता है, तो ये 7 टू 11 ईयर तक स्टार्ट होता है।
हाँ, समझ तो उसके अंदर तो जब से कहे वो धीरे-धीरे डेवलप हो जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पूरा हर चीज़ों को सही क्या है, गलत क्या है, जो चीज़ें उसके सामने दिखने लगती हैं, वो चीज़ें वो कॉन्क्रीट इस ऑपरेशन स्टेज में काफ़ी बेटर अच्छे तरीके से समझ लेता है। इसको आप रेगुलर जीवन में भी अप्लाई करके या आप देखते होंगे, समझ ही जाते होंगे कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, जानते हैं, जो पियाजे जी ने अपनी थ्योरी में इसको बताया बेसिकली, ठीक है? तो पियाजे जी की जो थ्योरी थी वो बच्चे के बात करें कि संज्ञानात्मक विकास की कि बच्चा अपने वातावरण में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करता है। वहीं पे वाइगोट्स्की जी का भी अगर बात कहें तो उन्होंने भी ये कही, लेकिन उन्होंने जो समाज का जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास की बात कही कि वो समाज के द्वारा इंटरैक्ट होकर चीज़ों को सीखता है। इसीलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये थोड़ी-सी डिफरेंस पूछे जाते हैं। पीडीएफ की अगर बात मैं करूँ आप लोगों से तो इसीलिए मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल की बात कर रही हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, क्योंकि पर्सनली किसी को कुछ भी भेजना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे मेरे से, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, जिस तरह के क्वेश्चन आपको होंगे या जिस तरह का आपकी क्वेरी है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। वहाँ मेरी पूरी क्लासेस की लिंक है, हर चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। और जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको जॉइन कर लीजिए। और वेडनेसडे को जैसा मैं बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक गूगल मीट करना चाहती हूँ, जहाँ पे आप अपनी बातों को बिल्कुल सही से हर तरीके से बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं और आपको किस तरह का कॉन्सेप्ट समझना है, क्या पढ़ना है, ठीक है? तो इसके लिए मैं बार-बार इसीलिए आप लोगों को हर क्लास में बोलती हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिए मेरा, ठीक है? फिल अ फॉर्म की मेरी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल अ फॉर्म की सीडीपी की आपकी होगी, तो आप जाके वहाँ पर जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत? नेक्स्ट उन्होंने जो बात की कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो आपकी बोले 11 वर्ष के बाद से जो शुरू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि आप अमूर्त समझ ही रहे होंगे, ये और ये इस एज की बात करें तो ये प्रौढ़ावस्था तक आपकी एज चलती है। जनरली 11 टू 15 बोलते हैं, लेकिन जो सोचने समझने की शक्ति होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ये तो हमारी जीवन भर, जीवन पर्यंत, जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो कब्र में नहीं जाता, तब तक ये बोलते हैं कि जो सीखना है वो हमेशा चलता रहता है। हाँ, ये मैं रात में 9 बजे करूँगी, ठीक है? ताकि सभी लोग फ्री रहें, मैं भी फ्री हो जाऊँ, तो उस टाइम करेंगे, ठीक है? तो जो बात मैं कह रही थी कि इसमें क्या होता है, बच्चे उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं, समझते हैं कि जो चीज़ें उनके सामने नहीं हैं, वो उनको भी अमूर्त रूप से सोचते हैं, समझते हैं और उसपे एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने लगते हैं। यानी अमूर्त रूप से तार्किक घटनाओं को सोचते हैं, समझते हैं और एक तर्क देते हैं। जैसे आप फ़ॉर्मूला हो गया, किसी मैथ का फ़ॉर्मूला हो गया, कुछ भी हो गया, उस फ़ॉर्मूला के बेस्ड पे वो चीज़ों को समझ जाते हैं, सॉल्व करने लगते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसे सिंबॉलिक होती हैं, प्लस का अगर हम साइन देखते हैं तो हम सिंपल बोलते हैं कि ये प्लस है। लेकिन जब हम एक सोचते हैं कि प्लस मेडिकल का भी साइन होता है, हॉस्पिटल का भी साइन होता है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे सामने प्रेज़ेंट नहीं है, हम उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, देखते हैं। ठीक है? तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होती, ये हमारी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यही पियाजे जी की जो 4 स्टेजेस की बात कही, इनकी जो विशेषताएँ हैं, इनको आपको मोस्टली ध्यान रखना है, इन्हीं सबों से सब क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसी के बारे में मैंने एक दिया है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 टू 2 वर्ष की चलती है, इस स्तर में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से अपने आस-पास की चीज़ों को खोज करने में व्यस्त है। और जब बच्चे एक मोटर कौशल विकसित हो, यानी उनके हाथ की गतिक विकास जो होती है, तो उससे बच्चा क्या होता है, रेंगना शुरू करता है, खड़ा होना, बैठना,
मतलब अपने भौतिक वातावरण की मदद से वो इन सब चीज़ों को सीखने लगता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल की होती है, इसमें बच्चा क्या खुद रोल प्ले करने लगता है। जैसे मैंने बोला सिम्बॉलिक, वो झाड़ू को घोड़ा बना के खेलने लगता है, पापा को ऊपर प्रिंस की तरह बैठ के फाइटिंग करने, मतलब जो चीज़ें होती है सिम्बॉलिक रूप में चीज़ों को समझने लगता है, वो आत्म केंद्रित होता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात करें तो ये 7 से 10 वर्ष की आयु तक होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, मानसिक रूप से डाटा का उपयोग करना शुरू कर देता है, जानकारी हाथ में लेता है, तुलना करना या जो मैंने वर्गीकरण की बात बोली, वो करने लगता है, चीज़ों को ठोस रूप से सोचने या समझने की शक्ति का विकास उनके अंदर हो जाता है। औपचारिक परिचालन संचरण जो मैंने बोला कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा तार्किक रूप से अमूर्त रूपों के सोच, जो चीज़ें उनके सामने नहीं है, उन चीज़ों के बारे में भी वो सोचने और समझने लगता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो बात कही गई वो इस अवस्था में बच्चा करने लगता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बच्चों के जो सोचने की प्रक्रिया का आधार होता है, वो मूल आधार क्या है, जिसके बेसिस पे बच्चा पहले स्टार्ट करता है सीखना, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति। मान लीजिए कोई बच्चा अपने भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण किसी वस्तु या स्थिति को समझता है, तो इन वस्तुओं के माध्यम से एक बच्चा अपने ज्ञान को बढ़ाता है और अपनी सोच को विकसित करता है, यानी कि जो भी चीज़ें वो अपने सामने उसके प्रेज़ेंट होती है, उन चीज़ों को देखता है, समझता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। फिर अगर हम बात करें आकर्षण, आकर्षण ऐसी चीज़ है कि बच्चे से नहीं बड़े लोग भी इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, और आकर्षित किसी चीज़ के बारे में जितना जितना वो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, हम उनको सीखने और जानने की कोशिश उतना ही ज़्यादा करते हैं। छोटे बच्चे को बात करें तो वो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट खिलौने, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ जानने की कोशिश करते हैं। बड़े लोग भी अगर हम देखें, लेडीज़ की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें जो होती हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा जाती हैं, समझती हैं, कोशिश करती हैं। तो आकर्षण भी एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई चीज़ जितना आकर्षित हमें करता है, जितना आकर्षण उसमें होगा, उन चीज़ों को सोचने-समझने की शक्ति भी ज़्यादा होगी और उसका हम अवलोकन भी ज़्यादा करेंगे और उसकी तरफ को हम खींचते हुए भी ज़्यादा जाएँगे। तो ये भी एक फैक्टर है, जिसके आधार पे बच्चा सोचता और समझता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अवधारणा, यानी जो चीज़ें हमने देखी समझी उसके क्या करने, उसको अपने दिमाग में अपने उसमें समझना, यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। अवधारणा में एक बच्चा वजन, समय, दूरी, संख्या आदि जैसे विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अपनी अवधारणा को विकसित करता है, यानी कि जो बात उन्होंने आपकी कहें ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात कही गई, वो चीज़ अवधारणा हो गई कि बच्चा हर चीज़ों को संख्या के रूप में अच्छी तरीके से समझने लगता है, उसके बेसिस मूल्यों को समझने लगता है। अच्छे या बुरे अनुभव, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है उसको हम और आगे बढ़ाते हैं, जिसका अनुभव हमें खराब मिलता है, खराब रहता है, उस चीज़ों को हम दूर हटते हैं, उन चीज़ों से हम नहीं सीखना चाहते हैं। तो यहीं पे दूसरी एक बात कही, गुड और बैड एक्सपीरियंस। एक बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है। जैसा हम अनुभव करते हैं, किसी चीज़ के प्रति में हमारा खराब अनुभव रहा, तो हम उन चीज़ों को फिर से नहीं करेंगे। अगर किसी चीज़ को करने से हमें जितना अच्छा प्रभाव मिल रहा है, जितना अच्छा हम सोच रहे हैं, उन चीज़ों को हम उतने अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे और बुरे अनुभव भी हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं या बच्चे को भी प्रभावित करते हैं। जितना अच्छा उनका अनुभव रहेगा, वो चीज़ों को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, देखेंगे और सीखेंगे। मेरी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ठीक है? आप मेरे क्लास में नए हैं, तो आपको पुरानी क्लासेस के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पिछले क्लासों की, तो आप जाके वहाँ पे सारे जितने मैंने अभी तक टॉपिक करा दिए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? क्लासेस मेरी बहुत सारी हो चुकी हैं, तो आपको मैं ये बताते जा रही हूँ, और जो लोग नए हैं, वो आप पुरानी क्लासेस के लिए वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं आपको 1 वीक से एमसीक्यू भी साथ में कराते चल रही हूँ, और एमसीक्यू के साथ में आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चली जा रही हूँ कि जो लोग बाद में जॉइन हुए हैं या बाद में कर रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके साथ में कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चली जा रही हूँ। और वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन क्लासेस की हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जिज्ञासा।
जिज्ञासा ऐसी चीज़ें कहें कि बच्चे में सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है, क्यूरियोसिटी होती है। हर चीज़ों को, जितनी नई चीज़ों को वो देखते हैं, उतनी नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो वही बात की गई कि जो बच्चों के सीखने का एक आधार कहा जा सके, क्यूरियोसिटी है कि बच्चे अपनी रुचियों और इच्छाओं के कारण सोचने के नए तरीके विकसित करते हैं। जितनी उनकी जिज्ञासा होगी उस चीज़ को जानने की, उनकी रुचि भी उतनी बढ़ेगी, उनकी इच्छा भी होगी, और जितना ये ज़्यादा होगा, वो चीज़ों को उतनी तेज़ी से सीखेंगे, समझेंगे और प्रोत्साहित होंगे उसके लिए। तो यहाँ पे वो बात कही गई। नकल करना, इस तत्व के तहत बच्चे दूसरों की कार्रवाई की नकल और नकल करने से सीखते हैं। यानी जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है वो दूसरों से एडॉप्ट भी करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके नकल के द्वारा सीखते हैं। तर्क के बच्चे भाषा का विकास का ज्ञान के अनुसार सोच और विकास को उच्चतम स्तर पे करते हैं। यानी कि बच्चों में इतना कॉन्सेप्ट को कहें कि डेवलप हो जाता है कि वो चीज़ों को अपने आधार पे सोचने, समझने की शक्ति के आधार पे भी सीखते हैं। यानी जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी जो तर्क की शक्ति का है, वो बढ़ती जाती है। उसके आधार पे वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने और सीखने लगते हैं। नेक्स्ट बात करें कि सजेशन टू इम्प्रूव द थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की जो सोचने समझने की शक्ति है, इसको हम सही दिशा कैसे प्रदान करें, कैसे उसको हम और अच्छे तरीके से करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सीख सके। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार, यानी जो भी जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उन चीज़ों को करने का उनको जितना परमिशन दें, जो सही चीज़ें हैं, जिनमें इनको सही डायरेक्शन अगर हम देखें, उन चीज़ों को अगर हम करने के लिए परमिशन देते हैं, तो वो चीज़ें वो ज़्यादा तरीके से करेंगे। माता-पिता उन्हें प्रोत्साहित करें उस चीज़ों के लिए, नहीं चलो ठीक है, तुम ये जो जिस चीज़ें सीख रहे हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो चीज़ें तुम सीखो तो तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, तुम अच्छा कर सकते हो। ठीक है? ये हमारा उसके साथ मोटिवेशन भी जुड़ जाता है। ज़िम्मेदारी की भावना पैदा करने की क्षमता, यानी ऐसी चीज़ें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो क्लास में, जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को मॉनिटर करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ऐसे कुछ काम देते हैं जिससे वो क्या उनके अंदर ज़िम्मेदारी की भावना पैदा होती है। उसके तरह वो एक ज़िम्मेदार व्यक्ति बनना शुरू करता है, उसके अबाउट उसके अनुसार वो सोचने का काम करता है। फिर अगर हम बात करें कि यदि बच्चे किसी समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें अपने माता-पिता और शिक्षकों के साथ चर्चा करना सिखाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इतना ज़्यादा उनको स्वतंत्रता दीजिए कि वो आपसे बोलने की, अपनी समस्या को आपके सामने कहने की कोशिश करें, और उसके अकॉर्डिंग जब वो समस्या को आपके सामने रखेंगे तो आप एक अच्छे शिक्षक हों या माता-पिता हों, उसके आधार पे उसकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से भी उनकी थिंकिंग इम्प्रूव हो सकती है। फिर अगर हम कहें कि माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों के सीखने के कौशल को बढ़ाने के लिए सीखने का माहौल बनाना, यानी कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना ताकि बच्चे उसमें अपने जो सोचने समझने की शक्ति को और ज़्यादा अच्छा करें। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई-लिखाई या जिस परिवेश में हम बच्चे को पाल रहे हैं, वो एनवायरनमेंट जितना हेल्दी होगा, बच्चा उतना ही हेल्दी सीखेगा, उतनी जो उसकी थिंकिंग होगी, वो उतनी अच्छी उसमें डेवलप होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बच्चों को किसी स्थिति में फँसने पर बाहर निकालने का रास्ता सोचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उससे उनकी शक्ति बढ़ती है। यानी कि अगर बच्चे किसी रूप में फँस गए हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे उस चीज़ को, जब तक जितना हम मोटिवेट करेंगे, उनसे खुद को उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितना वो खुद से इस चीज़ों को समझेगा, सॉल्व करेगा, वो उतनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक मोटिवेटर का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बच्चे जो स्कूल में असफलता या सफलता मिलती है, वो किसके द्वारा उसके क्या रीज़न होते हैं। तो इसको भी जानना होता है कि बच्चों के स्कूल में सफलता हासिल करने या असफल क्यों होते हैं, इनको जानना। डर, जितना ज़्यादा हम क्लास में बच्चों को कहें, डर का भावना जितना ज़्यादा उत्पन्न होगी, वो चीज़ें, डर में कभी कुछ अच्छा नहीं सीख सकते, ना कुछ अच्छा जान सकते हैं। जितना हमारा पोलाइटली सॉफ्ट नेचर होगा, जितना अच्छे से हम बच्चों को फ्रेंडली ट्रीट करेंगे, वो चीज़ों को उतनी अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। तो ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं कि हमें अपने स्कूल का माहौल है, वो कैसा फ्रेंडली, एक उचित वातावरण कह सके, उसको हमको डेवलप करना है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चा अच्छे से वो चीज़ें सीख सके।
दूसरा कि हमारा जो होना चाहिए बोरियत नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ में अगर बोरियत आ जाएगी तो सीखना समझना तो वहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि बोरियत को कम करना, क्लास को कितना इंटरेस्टिंग बनाना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टीचर के ऊपर कि वो कितने टीचिंग मेथड से, किस टीचिंग स्किल से या कहें किस टीचिंग एड से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे ताकि वो क्लास को उतना इंटरैक्टिव बना सके। जहाँ पे इंटरैक्टिव क्लास होगी वहाँ पे लर्निंग भी सबसे अच्छा होगी और बच्चे की थिंकिंग भी सबसे अच्छी होगी, यही बात कही गई है। तीसरा अगर हम बात करें भ्रम, यानी गलत चीज़ों की, गलत अफ़वाहों की क्लासरूम में कभी जगह नहीं देनी चाहिए। स्कूल में हो या कहीं भी हो, हमें भ्रम का जो माहौल है वो नहीं पैदा करना है। जो फैक्ट चीज़ें हैं उनको बताना है। बहुत लोग पहले ही डरा देते हैं स्कूल में कि साइंस लेके पढ़ोगे तो ऐसा होगा, मैथ लेके ऐसा पढ़ोगे, वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं या ये सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये जो भ्रम की भावनाएँ होती हैं, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दूर करने की, कि बच्चों को सही चीज़ों के बारे में सही जानकारी अगर हो, तो वो कभी किसी चीज़ के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। प्रेरणा की कमी, अगर बच्चों में मोटिवेशन ही नहीं है, किसी चीज़ की रुचि ही नहीं है, तो फिर वो हम उस कार्य को नहीं करा सकेंगे। तो जहाँ पे मोटिवेशन की कमी होगी, वहाँ पे थिंकिंग और लर्निंग अपने आप से कम हो जाती है। तो जितना अच्छा हो सके हम क्लास को और बच्चे को और अपने स्कूल के माहौल को उतना ही ज़्यादा मोटिवेट कह सके, इंटरेस्टिंग बना सके और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज़ों को करें, तो वो चीज़ें बच्चे को सफलता की ओर लेके जाती हैं। नेक्स्ट क्या है कि खराब शिक्षण रणनीतियाँ, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो वो हमारी टेक्निक्स ही सही नहीं है, तो हर चीज़ अगर सही है भी, डर नहीं है, बोरियत नहीं है, भ्रम नहीं है, प्रेरणा नहीं है, अगर जो हमारी टीचिंग स्किल्स ही अगर अच्छी नहीं है, तो हम बच्चे को अच्छा नहीं लर्न करा सकेंगे। जो उनकी थिंकिंग है उसको हम चेंज नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर सफल शिक्षण कराना है, सफल करना है, तो क्या होनी ज़रूरी है कि जो शिक्षण नीतियाँ हैं, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो जिस चीज़ को लेकर हम सही डायरेक्शन में बच्चे को पढ़ा सकें, समझा सकें, उन सब चीज़ों को बताना है। ठीक है? हाँ, नेगेटिविटी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं राम परवेश। तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि क्लासरूम में और बच्चे की सफलता असफलता को समझना है, बच्चे किस तरह से सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल के अगर हम किसी चीज़ को जितना मॉडिफ़ाई करें, जितना अच्छे से उनको बता सकें, बच्चे की लर्निंग भी उतनी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को आज पूरा बताया है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि विफलताओं से बचने का तरीका, कि इन विफलताओं से बचने को जो कहे सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि माता-पिता को स्कूल और परिवार दोनों के मामलों में शामिल होना चाहिए। यानी जो पेरेंट्स हैं उनकी मुख्य भूमिका होती है अपने बच्चों से इंटरैक्ट करना, यानी स्कूल में हैं तो बिल्कुल स्कूल के ऊपर ही नहीं छोड़ देना। उनका क्या होता है कि स्कूल में भी बच्चों को ऑब्ज़र्व करना, उनका पर्टिकुलर जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है उस पे ध्यान देना, उनका रिपोर्ट क्या है, हर चीज़ों को समझना होता है। इसीलिए बात बोला गया कि माता-पिता को स्कूल और परिवार दोनों के मामलों में शामिल होना चाहिए। माता-पिता को अपने बच्चों के लिए एक स्थिर वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जो वो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए उथल-पुथल ना हो, शांत होना चाहिए। उन्हें होमवर्क में मदद करने की कोशिश करना, यानी बच्चे जब स्कूल से पढ़ के आए तो क्या हुआ कि उनको छोड़ देना कि तुम अपना होमवर्क खुद करो, जैसे करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पूरा जो दिन का दिनचर्या है, हर चीज़ को समझना, देखना, साथ में होमवर्क को भी समझना, उनको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आप वहाँ पे भी हेल्प करके इन जो उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्याएँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। माता-पिता और शिक्षक दोनों को बच्चे के पढ़ने, लिखने, गणितीय, सामाजिक आदि जैसे कौशल को विकसित करने में मदद करनी चाहिए, जो अंततः बच्चे की भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। यानी जो भी उनके पढ़ने-लिखने हर तरह की जो समस्याएँ हैं, उन हर चीज़ों पे उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि वो इन फ्यूचर जो भी उनकी प्रॉब्लम आती हो, वो उसको सॉल्व कर सकें।
अभिभावक और शिक्षक दोनों का निरंतर फीडबैक देकर, सबसे जरूरी क्या होता है कि फीडबैक लेना। फीडबैक लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कहाँ कमी है, क्या तरीका है जो वहाँ पे वो असफल हो रहे हैं, और खुद का भी फीडबैक मिल जाता है कि हम उसको और कितने बेटर तरीके से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समस्या की जड़ क्या है उसको हम समझ सकते हैं। तो बात यहाँ पर वही कही गई है कि अभिभावक और शिक्षक दोनों का निरंतर फीडबैक देकर बच्चे को प्रेरित करना है, उन्हें सिखाया जाना है कि उन्हें अपनी असफलता में सीखना होगा, और चीजों को महारत केवल निरंतर अभ्यास और संशोधन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जो भी उनकी प्रॉब्लम हो रही है, असफल हो रहा है, उसके कारण रीजन को बता के उसका हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन राउंड पे, कि जो मैंने आप लोग को बोला था कि हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यू कराती रहूंगी, ताकि आपके दोनों साथ में साथ चलते रहें, आपको कहीं कोई डिस्टरबेंस और प्रॉब्लम ना हो कि एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। और जो एमसीक्यू में भी आपको पढ़ा रही हूँ, जो चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि जिनका क्लास नहीं भी हुआ हो वो इसके द्वारा कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक है, तो अभी तक के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार ओके कर दो कि यहाँ तक के टॉपिक में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, समझ में आ गया। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग, बहुत लोग ज्वाइन करते हो मुझे, पर लाइक्स बहुत कम आती है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक जरूर करना। मेरे लिए फीडबैक और मोटिवेशन दोनों का कार्य आपके लाइक ही करते हैं, उसी के माध्यम पे हम समझते हैं कि हाँ, हमको क्या इम्प्रूव करना है और आपको क्या इम्प्रूव कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया गया है? संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि वह कौन सी जगह है जहां पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया गया है? सभा सागर, गृह, खेल का मैदान, स्कूल और कक्षा का वातावरण। साइन बोल रही हैं सी, राम प्रवेश बोल रहे हैं डी। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो स्कूल और कक्षा का वातावरण होगा। जहाँ पे सामाजिक विकास की बात की जाती है वो होता है खेल का मैदान। ये दो तरह से प्रश्न आते हैं, अक्सर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे हमारी मानसिक क्रियाओं की बात की जाए तो उसका जो सबसे अच्छा आंसर होता है वो होता है स्कूल और कक्षा का वातावरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, स्कूल और वातावरण। एक बार मैंने ये क्वेश्चन किया था, वो सामाजिक विकास को लिए किया था कि सामाजिक विकास बच्चों का सबसे ज्यादा कहाँ होगा, और यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की सीखने समझने की बात की जा रही है। तो सीखना समझना हर जगह होता है, लेकिन जो सर्वोत्तम तरीके से कहा जाए तो कहाँ परिभाषित होता है, वो हमारा स्कूल और कक्षा का वातावरण होता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेट टू द सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, कंपनी की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। आंसर करिएगा आप लोग। इलेवन के लिए आंसर करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 बी।
यहाँ पे कंपनी से समूह की बात की गई है। कंपनी मतलब पीयर ग्रुप की बात की कही गई है। जो ख में आपको है वो, ठीक है। तो बी नहीं होगा। कंपनी से मतलब आप वो ना निकालिए कि कंपनी की किसी बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की बात की जा रही है, तो समूह की, कंपनी की, ग्रुप्स की ये होती है। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता भी होती है, जो समाज में हमें मिलती है। इसकी भी हर कोई रिक्वायर करता है, हर किसी को चाहता है। बात करें हम भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता की, तो वो भी होती है। हम सब एक भावना से जुड़े हुए हैं, उसकी भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये होगा, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को नियमित उन्मूलन करना। ये कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, ये हमारी क्या होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है। तो पार्थ और रोहित ने जो आंसर किया है 2 का, वो बिल्कुल सही है, वो होगा ए। ठीक है, हाँ, ए होगा, समझ गए। माइंड मैपिंग, मैपिंग एक टॉपिक छोटा सा है जिससे प्रश्न आपका बनता है। यहाँ पे मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगी कि माइंड मैपिंग यानी मन का चित्रण, मन में जो चीजें हम इमेज करते हैं उसकी एक मैपिंग करना, ये हमारा होता है माइंड मैपिंग। ठीक है, माइंड मैपिंग जैसे हम अपने समाज में, अपने परिवेश में, इन्वायरमेंट में बहुत कुछ चीजें देखते हैं और किसी एक स्पेशल चीज की तरफ हमारा ध्यान, अटेंशन जाता है। उन चीजों के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी जगती है। उस किसी चीज को हमने बहुत अच्छा देख लिया, समझ लिया, तो उसका एक मैप हमारे क्या होता है, हमारे माइंड में सेट हो जाता है, दिख जाता है। उसका अगर हम चीज का जो माइंड सेट हो गया, उसके आधार पे हम उन चीजों को क्या करते हैं, खोजने समझने की कोशिश करते हैं। यही होता है हमारा माइंड मैपिंग। यानी किसी चीज पे हमारा ध्यान, अटेंशन हो गया, उसको हमने अपने दिमाग में एक इमेज के रूप में क्या कहें, अडॉप्ट कर लिया, देख लिया या ऑब्जर्व कर लिया, दिमाग में उसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, उस चीजों के बारे में खोजना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो यही होती है हमारी माइंड मैपिंग। अगर मैं इसको बात करूं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको कह सकते हैं कि जैसे आपने किसी मार्केट में आप जा रहे हैं, या लड़कियों की बात में बात करूं या लड़कों के भी बारे में, कि कोई बहुत अच्छी आकर्षक चीज आपने देख ली, बहुत अच्छी साड़ी देख ली, या मैं बात करूं कि बहुत अच्छी लड़कों में बाइक या मोटरसाइकिल, कुछ भी ऐसा चीज देख लिया जो उनको इंटरेक्ट करता है, आपने चलते चलते उसको देख लिया, तो उसका एक जो चित्रण होता है वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे, उन चीजों पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, उन चीजों को क्या करेंगे, वो सेट तो हो गया, फिर आप क्या करेंगे, पूरे मार्केट में ढूंढेंगे कि मुझे सेम चीज वही चाहिए, वही चीज मुझे मिलना है। तो आप क्या करेंगे, उसको खोजना शुरू करेंगे। तो माइंड मैपिंग, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया कि माइंड मैपिंग क्या है। ठीक है, इसलिए आप लोग के आंसर भी सही आ रहे हैं। मन के कामकाज पर शोध करना, यानी जो भी इमेज हमने अपने दिमाग में सेट कर ली, उसके बारे में हमको अब रिसर्च करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो जो सही आंसर हमारा होगा, मन के कामकाज पर शोध करना। जो चीज़ों की हमने मैपिंग अपने माइंड में कर ली, उसके बारे में अब हमको और जानना है, जानकारी को प्राप्त करना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, और मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया कि मैं साथ-साथ में आपको इस टॉपिक को भी बताते चलूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि इरफान एक लड़का है जो खिलौने को तोड़ता है और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें नष्ट कर देता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, एनालिटिकल थिंकिंग को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे उसको, कि इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, सदैव कड़ी निगरानी में रखेंगे, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और अपनी ऊर्जा को चैनल मतलब क्या बोले, खर्च करें, चैनल हिज एनर्जी, उसे समझाएं कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे अगर बच्चा एक खिलौने के प्रति इस तरह की प्रतिक्रिया करता है। हाँ, तो थर्ड के लिए बी सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, मैंने बता दिया आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर करिएगा। ठीक है, कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है, उनके घटकों को पता लगाने के लिए उन्हें नष्ट कर देता है। तो आप क्या करेंगे, यानी वहां यहाँ पर वो क्या कर रहा है, विश्लेषणात्मक सोच रहा है, एनालिटिक थिंकिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इरफान को खिलौनों के लिए से कभी नहीं खेलने देंगे, सदैव कड़ी निगरानी रखेंगे, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को आगे चैनल मतलब प्रेषित करने देंगे।
ठीक है, उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। सदैव कड़ी निगरानी तो नहीं रखेंगे रोहित, ये गलत जवाब है। अगर बच्चा एनालिटिक सोच रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर है उस चीज को जानना कि इस खिलौने को बनाया क्या गया है, क्या पार्ट्स इसमें जोड़े गए हैं, क्या किए गए हैं, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, आराधना का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, सोनम का भी जवाब बिल्कुल सही है। शाहीन, हाँ, आप लोग का सभी आंसर सही है। रोहित, आपने बी बोला है, वो गलत है आंसर। ठीक है, हम उस पे निगरानी नहीं रखेंगे, वो चीजों को बच्चा रिसर्च कर रहा है, देख रहा है, तो प्याजे जी के जो अनुसार कहा गया बच्चा क्या होता है, वो चीजों को देखेगा, सोचेगा, अपने इन्वायरमेंट से चीजों को खुद सोचने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से ले जाती है, तो बच्चे के रोने का कारण क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको पूरा प्यारे जी की थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया, तो उसी में से एक कॉन्सेप्ट जो उठ के आता है वो ये आता है आपको कि बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसे अपनी माँ की गोद से ले जाती है, तो उसमें किस तरह की बात करें, वो क्यों रोता है? सामाजिक चिंता होती है, भावनात्मक चिंता होती है, अजनबी चिंता होती है, या पृथक्करण की चिंता होती है? आंसर करिएगा 5 का आप लोग। कि बच्चा जब अपने क्या होता है, रोने लगता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से ले जाती है। हाँ, बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इमोशनली जो होता है, भावनात्मक रूप से अपने माँ से अटैच होता है। रोना, हंसना, ये सब क्या होते हैं, हमारे संवेग होते हैं, जो बच्चे के स्टार्टिंग में ही होते हैं। ये सब जो कहे जा सकते हैं आपके जैविक हैं, जन्मजात हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में छोटे बच्चे में जो होगी, जो जन्मजात प्रतिक्रियाएं होंगी, वो उनके सामने ज्यादा होगी। पृथक्करण कर चिंता, ये सब चिंता अभी उसके में इतनी डेवलप नहीं होगी। तो जो सही अगर हम बात करें, इमोशनली एंजाइटी, क्योंकि जो हमारा सुख दुख, हंसना रोना, ये सब हमारे पैदा होते ही हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो बच्चा क्या है, अपनी माँ से ज्यादा अटैच है, वो अपने माँ से ज्यादा लाड प्यार पाता है, ज्यादा चाहता है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो हमारा बी होगा, ना कि डी होगा। ठीक है, 5 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, भावनात्मक चिंता, यानी इमोशनली वो अपनी माँ से इतना अटैच है कि दादी के पास जाने से वो रोने लगता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आराधना ने जो जवाब दिया है वो गलत है, डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बच्चे द्वारा अवधारणा निर्माण के संबंध में सही है? ठीक है, अवधारणाओं को भावनात्मक रूप से आदेश दिया जाता है। संकल्पना विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। अवधारणा पदानुक्रमित प्रकृति की नहीं है। अवधारणा व्यक्तिगत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा आप लोग कि जो हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से जो कौन कौन सा कथन जो है उसके बारे में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बच्चे द्वारा अवधारणा निर्माण के संबंध में सही है? यानी एक ही बात जो है वो सही है, बाकी 3 गलत है। तो इसको आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, कि अवधारणाओं को भावनात्मक रूप से आदेश दिया जाता है। अवधारणाएं संकल्पना विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। अवधारणाएं पदानुक्रमिक प्रकृति की नहीं है, जहां पे नहीं वाला ऑप्शन आए तो वो तो वैसे ही कट जाता है। अवधारणाएं व्यक्तिगत नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। अवधारणाएं व्यक्तिगत भी होती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कि भावनात्मक रूप से आदेश दिया जाता है, तो किसी भी चीज को, अवधारणाओं को हम भावनात्मक रूप से नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट किसी चीज के बारे में बनते हैं वो केवल इमोशनली नहीं होते हैं। तो ये भी जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, गलत होगा। ये तीनों आंसर हमारे गलत होंगे। यानी संकल्पना किसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक निर्धारित पैटर्न होता है किसी चीज को समझना। बिल्कुल सही जवाब दिया है रोहित, साहिन एंड सोनम।
बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो संकल्पनाओं का विकास है, यानी पदानुक्रमिक जो नहीं आ जाए सही के प्रश्न में वो तो आपका पहले ही कट जाएगा कि सही है, और इसमें दिया कि प्राकृतिक नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, तो ये पहले ही ऑप्शन में नहीं होगा। और यहाँ पे इसने भावनात्मक रूप से आदेश दिया जा सकता है। कभी भी हम कॉन्सेप्ट को अपने इमोशन के आधार पे किसी भी निर्णय को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। को निम्नलिखित में से कौन सा अनुभूति का घटक नहीं है? ये जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को कि कॉन्गिनेशन के जो घटक संप्रत्यय मैंने बताए थे क्लास में पिछले में, अगर आप लोगों ने क्लास ठीक से देखा होगा तो आपको याद होगा, उनमें से कौन सा एक नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। फीलिंग, थॉट, अटेंशन एंड परसेप्शन, यानी कि भावनाएं, विचार, ध्यान देना या धारणा करना। अगर हम बात करें कॉन्गिनेशन की कि अनुभूति के कौन सा एक घटक नहीं है, तो जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी। अनुभूति, फीलिंग, जो कॉन्गिनेशन और संवेग चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें जो मैंने बात कही थी कि आपके ये कंपोनेंट्स हैं मेन, ये सब चीजों को मैंने आपको बताया था, उनमें से एक ये नहीं है। तो विचार की अगर हम बात करें तो विचार आते ही हैं। विचार हो गया, भाषा हो गया, ध्यान हो गया, आकर्षण ये सब चीजें क्या होती हैं, हमें किसी चीज को सीखने समझने में हेल्प करती हैं। तो विचार के माध्यम से हम अपनी भावनाओं या जो भी हम सोचते हैं उनको कहते हैं। बिल्कुल सही रोहित ने जवाब दिया, सोनम ने, कि ये जो भावनाएं आती हैं ये हमारे घटक नहीं होती हैं अनुभूति की। विचार देना, ध्यान देना, धारणा देना, ये सब क्या चीजें होती हैं, किसी चीज को सोचने समझने के लिए मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एक शिक्षक कई वाक्य देता है और अपने छात्रों को उचित कनेक्टर का उपयोग करके उन्हें एक पत्र में व्यवस्थित करने के लिए कहता है। कौशल में वह मुख्य रूप से इस कार्य में शामिल है, वो बच्चे को क्या करना चाह रहा है? हाँ, आप लोग का जवाब सही आ रहा है, ए ही होगा, सबका जवाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताइएगा, टीचर गिव मेनी स्टेटमेंट्स एंड आस्क हर स्टूडेंट टू अरेंज them into a letter using appropriate आपके contractors. The skills them the chiefly involved in this task is क्या है? सूचना एकत्र करना, नोटों का विस्तार करना, आयोजन करना या पुनर्लेखन करना। अगर वो कुछ क्लास में वाक्य या कुछ ऐसी चीजें देता है, उनको संग्रहित करके एक रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या है इसमें? बच्चों को एक टास्क क्लास में दे दे रहा है करने के लिए, उसके लिए कुछ उसने हिंट्स, क्लूज, हर चीज दे दिया, और उनको क्या बोल रहा है? व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। तो वो क्या बोल रहा है? एक शिक्षक कई वाक्य देता है और अपने छात्रों को उचित कनेक्टर्स का उपयोग करके उन्हें एक पत्र में व्यवस्थित करने के लिए कहता है। तो कौशल मुख्य रूप से किस कार्य के लिए शामिल है? सूचना को एकत्र करना, नोटों को विस्तार करना, आयोजन करना या पुनर्लेखन करना। 8 का डी बोल रही हूँ। पुनर्लेखन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे उसने व्यवस्थित करने के लिए, यानी एक प्रोजेक्ट, एक टास्क दिया है। तो बात अगर हम करें तो यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जहाँ पे व्यवस्थित कर रहा है, रीराइटिंग के लिए नहीं दे रहा है, यानी उसको फिर से लिखने के लिए नहीं दे रहा। उसने कुछ चीजें दे दी तो उसको क्या कर रहा है? एक क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, कि उसको एक सही रूप में उसको व्यवस्थित करने की बोल रहा है। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ऑर्गेनाइजिंग करना, यानी अरेंज करना किसी चीज को सही क्रम में उसको करके व्यवस्थित करना है। जब व्यवस्थित की बात आ गई तो यानी हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 8 का जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? ठीक है, अध्ययन कौशल नहीं है। औपचारिक रिपोर्ट लिखना, नोट लिखना, शब्दकोश का प्रयोग करना, विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी स्किल? स्टडी स्किल में कौन सा एक चीज नहीं है? हाँ, 8 का आपका आंसर सही आ रहा है, सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा?
कि अगर हम अध्ययन का स्टडी की बात करें कि उसमें स्टडी करा रहे हैं तो उसमें से कौन-सा एक चीज़ है जो सही नहीं है स्टडी के रूप में? हाँ, 9 का बी बोल रहे हैं आप। पार्वती साहू, जिनका आंसर है 8 का ये दे रहे हैं। 9 का बताइए आप लोग। नोट टॉकिंग मतलब नोट टॉकिंग क्या हो गया आपका? किसी चीज़ के बारे में आप नोट ही माँग रहे हैं। अगर आप मुझसे नोट माँग रहे हैं तो क्या माँग रहे हैं? ये स्टडी मटेरियल ही माँग रहे हैं ना? तो आप लोग किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि स्टडी स्किल नहीं है? औपचारिक रिपोर्ट लिखना यानी कि जो भी दिनचर्या हुआ आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वहाँ कोई अध्ययन नहीं हो रहा है। नोट लेना ये तो आपका स्टडी मटेरियल हुआ। जैसे आप बोल रहे हैं कि नोट्स मिलेंगे तो ये क्या हो गया? हमारा स्टडी मटेरियल ही है जो आप अध्ययन के लिए माँग रहे हैं। बात करें शब्दकोश का प्रयोग करना, ये भी हमारा स्टडी मटेरियल है। विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना, जो आप वर्ड बैंकिंग जो बोल सकते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो आप एनसाइक्लोपीडिया से लेते हैं, तो ये हमारे अध्ययन का मटेरियल हो गया। बात करें हम जहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर्मल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो हमारा कोई अध्ययन नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो हम किसी चीज का औपचारिक रिपोर्ट लिख रहे हैं, किसी चीज के बारे में बस बता दे रहे हैं, तो ये हमारा कोई अध्ययन मटेरियल नहीं है। ठीक है, शाहीन को समझ में आ गया। शाहीन ने बोला 9 का ए बिल्कुल सही है। आपका क्या होगा? राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स, यानी जो फॉर्मल औपचारिक रिपोर्ट लिखना कोई अध्ययन नहीं है। अगर डॉक्टर किसी चीज के बारे में कुछ लिख के दे रहा है या जो भी सूचनाएं हो रही हैं, हम दिन भर का कार्य लिख दे रहे हैं, ये हमारा अध्ययन मटेरियल नहीं है। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा नोट लेना, यानी कि आपका क्या हो रहा है, जो आप नोट्स माँग रहे हैं वो चीज़ होना। नोट्स तो हमारा स्टडी मटेरियल है, आप नोट्स लेके ही पढ़ते हो, तो स्टडी मटेरियल हुआ वो हमारा। यूजिंग डिक्शनरी भी हमारा स्टडी मटेरियल हो गया। गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एनसाइक्लोपीडिया, साइक्लोपीडिया से भी हमारा लेना से वो हो गया। तो 9 का बी नहीं होगा, 9 का हमारा ए होगा आंसर। ठीक है? हाँ, रोहित का भी जवाब सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इस पे बढ़ते हैं कि सामाजिकरण के किस एजेंडा का हमारे विकास पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? जो सामाजिकरण होता है उसका जो मेन एजेंडा अगर हम कहें तो वो किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का पड़ता है, परिवार का पड़ता है, मास मीडिया का पड़ता है या सहकर्मी समूह का पड़ता है? जहाँ पे सामाजिकरण की बात आ गई कि किस एजेंडा पे हमारे विकास सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, सबसे अधिक प्रभाव की बात करें तो। अभी जो मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में बताया उन्हीं सबों से रिलेट करते हुए और जो पिछले टॉपिक लिए उस पे मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। तो बिल्कुल सही राम प्रवेश जी जो बोल रहे हैं 10 का अगर आप बोल रहे हैं बी तो बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। जो मेन एजेंडा जो होता है हम समाज किससे द्वारा प्रभावित होता है, परिवार से ही होता है, परिवार में ही जाके सीखते हैं। हाँ, सोनम कुमारी का जवाब सही आ रहा है। 10 का बी होता है, परिवार होता है सामाजिकरण के किस एजेंडा का हमारे विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक प्रभाव जो सामाजिक रूप में जो बोला गया वो होता है 10 का ए। बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर। तो इसका जो आंसर सही है वो है हमारा बी, परिवार। हाँ, बिल्कुल सही है आप लोग का सभी आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम एक नए टॉपिक से मिलेंगे। आपका हर एक टॉपिक में करा रही हूँ, साथ में क्वेश्चन आंसर भी कराते हुए चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जितने लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हुए सभी लोग लाइक करते जाना। और मेरे साथ आप लोग का जुड़ने का एक अच्छा मौका है। आप टेलीग्राम पे जाके भी जब मैं गूगल मीट करूंगी आप लोग के साथ, तो आप लोग वहाँ पे जाके जितना भी आपको क्वेश्चन होगा हर चीज का भी आंसर आपको मिल जाएगा। और हम लोग की एक जो कहेंगे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मैसेजेस के थ्रू हम बातें नहीं कर पाते हैं जितना हम वहाँ पे साथ में आपके करेंगे। और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट टॉपिक्स की होगी उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। और इसी तरह आप लोग सब लोग ज्वाइन होते रहिए क्लास में और आपके सारे टॉपिक्स भी इसी तरह धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
और फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना तैयारी को और अच्छी मजबूत बनाइए, अपना ध्यान रखिए और सभी क्लासेस को लेते रहिए। ठीक है? बिल्कुल, बहुत जल्दी कराऊँगी मैं। मेरा भी पूरा वही फ़ोकस है कि मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर और 2021 और 22 के भी मैं कराते चलूँ। बट सबसे पहले क्या है, मैंने बोला कि शॉर्टकट पढ़ने से कभी कुछ नहीं होगा, आपको पूरा बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। तो बेसिक नॉलेज लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे तो आपके क्वेश्चन भी क्लियर होते चलेंगे। ठीक है? तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि इस हफ्ते के बाद मैं बस आपका पीवाईक्यू कराऊँगी। ठीक है? तो और भी जो भी डाउट होगा हम आपको गूगल मीट में आपके साथ पूरी बात करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। ध्यान रखिएगा अपना और क्लासेस में सभी अपडेट होते रहिए। ठीक है? ओके, बाय।